आई एम संदीप कुमार। मैं यहाँ पे आप सभी के साथ इस सेशन को लेकर आया हूँ जिसमें है जीन पियाजे। जीन पियाजे जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे सीटेट में और केवीएस में, यूपी टेट में, एच टेट में, है ना, सुपर टेट में। कहीं ना कहीं ये हर एक टेट में कहीं ना कहीं ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस थ्योरी का, इस जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है इनका। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, पर उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी के साथ इसी तरह से आपको अगर और पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कम से कम शेयर तो बनता है, लाइक करें ना करें पर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कहीं ना कहीं, ताकि मैं आपको इसी तरह से सिंपल तरीके से नए नए थ्योरीज़ को आपके लिए तैयार कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे, तो यहाँ पे देखिए जीन पियाजे थ्योरी। तो इनकी थ्योरी का क्या नाम है? जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञान विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञान विकास जो आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। आपका डेवलपमेंट तो आप कहते हो ना कि आपका हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि पूरा A to Z डेवलपमेंट हो रहा है 360 मतलब पूरा एक राउंड 360, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो ना 360 डिग्री जैसे बोलते हो, यानी कि पूरा का पूरा एक सर्कल। सेम आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, और कॉग्निटिव के डेवलपमेंट के साथ साथ आपके और भी विकास जुड़े होते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें पहला लिखा हुआ देखिए यहाँ पे आप स्कीमा या फिर स्कीम बोल रखा है। तो स्कीमा बोले या स्कीम बोले कोई दिक्कत नहीं है। स्कीमा क्या है या स्कीम क्या है? इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्कीमा क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे ने एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है उसमें उसकी बेसिक यूनिट को क्या बताया? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी ना कभी आपको, किसी न किसी टेट में, किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में। ये इन अ डेप्थ सिंपल ज़रूर लग रही है, लेकिन कहते हैं ना जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो भी कभी कभी बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि स्कीमा क्या है? इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो जीन पियाजे ने दी है, सबको पता है, लेकिन उसकी बेसिक यूनिट किससे कहा गया है? स्कीमा को। स्कीमा क्या है? एक बेसिक यूनिट है किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो बेसिक यूनिट है उसको स्कीमा माना गया है। यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दो पार्ट में बताया गया, डिवाइड किया गया। पहला कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, दूसरा कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि जो दूसरा पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे देखो फंक्शन वर्ड भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे फंक्शनेबल है, जो कार्यरत है, कार्य करेगा, जो आगे करता आ रहा है, ठीक है। जिसमें है एसिमिलेशन। पहला स्टेज क्या है? एसिमिलेशन। दूसरा है एकोमोडेशन और तीसरा है इक्विलिब्रेशन। तो पहला मैं ऐसी आपको अभी नॉर्मली बता देता हूँ, फिर मैं लिख भी दूँगा। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन जो कॉग्निटिव फंक्शन का जो पार्ट है, एसिमिलेशन फंक्शन, ये सारे फंक्शन कर रहे हैं। एसिमिलेट भी फंक्शन करता है, इसलिए फंक्शनल पार्ट है। एकोमोडेट भी कहीं ना कहीं आपका एक फंक्शनल पार्ट है और इक्विलिब्रेशन भी आपका एक फंक्शनल पार्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन में क्या होता है? व्हेन यू स्टार्ट टू लर्न न्यू थिंग। एसिमिलेशन में क्या होता है? जब आप कुछ नई चीज़ों को सीखना शुरू करते हो, बट आपका जो स्कीमा है, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो यूनिट है यानी कि स्कीमा, वो आपकी चेंज नहीं होती है। आप कुछ भी चीज़ें सीख तो रहे हो, लेकिन आपकी अभी स्कीमा इतना चेंज नहीं हो रहा है उस चीज़ को लेकर के। आप छोटे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हो समझना, अच्छा ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी में चेंजेस आएंगे। और फिर उसके बाद वो क्या है, वो कहाँ पर आएंगे चेंजेस? उस चीज़ों को जो आपने एसिमुलेशन के स्टेजेस में सीखा है उसको यहाँ पे आकर के चेंज करेंगे एकोमोडेशन में। एकोमोडेट करेंगे यानी कि जब आप नई चीज़ों को सीख रहे हो तो नई चीज़ों को सीखते वक्त आप उसमें
जरा सा जो चेंज आता है, जो मॉडिफाई करते हो आप, ठीक है, परिवर्तित करते हो, सुधार करते हो, उसमें कुछ परिवर्तन करके उसको अपने अकॉर्डिंगली कुछ और तरीके से सीखना चाहते हो, तो आप एकोमोडेशन वाले पार्ट में करते हो। एसिमुलेशन मतलब आपने जैसा सीखा वैसा ही रह गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ और आपके दिमाग में भी यानी कि आपके स्कीमा में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। लेकिन जब आप एकोमोडेशन वाले पार्ट में आते हो, वहाँ पे क्या होता है, जब आपने कुछ चीज़ें सीखी, उस चीज़ों को सीखने के बाद उसमें आपने क्या परिवर्तन करके उसको वापस से सीखा, वो आपका एकोमोडेशन होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट है इक्विलिब्रेशन। अब देखो यहाँ वर्ड से ही क्लैरिफाई हो रहा है, इक्विलिब्रेशन, इक्वी यानी कि इक्वल की बात कर रहा है। तो इक्विलिब्रेशन क्या करता है, दिस हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। अब आपने एक चीज़ पहले जो सीखी है और एक चीज़ जो बाद में चेंज करने के बाद, उसको आप मॉडिफाई करने के बाद उसको उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हो, थोड़ा सा चेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो जब आपने वो नई चीज़ें और पुरानी चीज़ें दोनों को मिक्स करी और उसमें कुछ एकोमोडेट किया, कुछ चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसके बाद आप इक्विलिब्रेशन को देखोगे, यानी कि आप में कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की एक क्षमता उत्पन्न होगी धीरे धीरे। हम सडन कुछ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, हमें टाइम लगता है। जब हम नई से पुरानी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, हम कहते हैं ना कि अच्छा मैं इस तरह से तैयारी कर रहा था या इस तरह से चीज़ें मैंने की तो अच्छी नहीं हुई, फिर बाद में क्या करते हो आप एकोमोडेट कर देते हो, अच्छा मैंने ऐसे किया था उसके, लेकिन उसके बाद मुझे इसमें ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए ताकि और बेहतर हो सकता है, तो आपने एकोमोडेट कर लिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फिर आपका इक्विलिब्रेशन में जो क्या है, इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, आप उसको इक्वली कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो दोनों चीज़ों को, ताकि आप डगमगाओ नहीं, ठीक है। अभी कंटिन्यू कर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने कॉग्निटिव फंक्शंस में अलग अलग पार्ट बताए थे, ये आपके नोट डाउन करने के लिए भी लिख दिया है ताकि आप इजीली अपने नोट्स भी बना सके, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉग्निटिव फंक्शन में जो फंक्शनेबल चीज़ें हैं, जैसे कि एसिमुलेशन, यहाँ पे क्या करते हो आप, स्टार्ट करते हो क्या, स्टार्ट टू लर्न न्यू थिंग्स बट स्कीम या स्कीमा बोल सकते हो, डज नॉट चेंज, ठीक है। एसिमुलेशन में क्या है, स्टार्ट टू लर्न न्यू थिंग्स। जब एसिमुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा जीन पियाजे की थ्योरी से, उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं बाद में कराऊंगा अभी, ठीक है। इसमें बोला है स्टार्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, तो एसिमुलेशन में हम क्या करते हैं, न्यू थिंग्स को स्टार्ट करते हैं लर्न करना, जिसमें हमारा स्कीम यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। दूसरा है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या करते हो, आपने जो नई चीज़ें सीखी है यहाँ पे एसिमुलेशन में, वो एकोमोडेशन वाले पार्ट में स्टेज पर जा कर के, स्टेज तो नहीं बोलेंगे खैर इसको, लेकिन एक पार्ट जो है फंक्शनेबल पार्ट है जो अपने कॉग्निटिव का, उसमें क्या करते हैं हम, जब न्यू चीज़ें स्टार्ट करते हैं लर्न करना, उसमें स्कीमा स्टार्ट टू चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एकोमोडेशन में क्या होता है, हमारा जो स्कीमा है वो मॉडिफिकेशन करने के लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, चेंज होने के लिए तैयार हो जाता है, हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। हमारा जो स्कीमा है वो स्टार्ट करता है मॉडिफिकेशन करने के लिए, चेंज करने के लिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हमें एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार करने को कह सकते हैं हम, जैसा कि एकोमोडेशन में, ठीक है। लेकिन एसिमुलेशन में क्या है, आपने न्यू थिंग्स चीज़ या कोई नई चीज़ें सीखी हैं बट आप उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। एसिमुलेशन में जैसे का तैसे ही आपने सीखा हुआ है, लेकिन एकोमोडेशन में आते ही आपने क्या करा, जो जैसे का तैसा था उसमें आपने मॉडिफाई कर लिया, और मॉडिफाई या चेंज कैसे किया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। अब होता ना कि हमने एक, जैसे कहते हैं कि एक बच्चे को आप बोलो कि कुछ भी काम, मतलब जैसे आप घर में बोलोगे कि ये करना है, अगर उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता सा काम आप किसी और काम को करने को उसको बोलोगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, एकोमोडेट कर लेगा, यानी कि उसका स्कीम या स्कीमा जो है वो थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देगा खुद से, या उसको कहीं ना कहीं उसके साथ एकोमोडेट करने में मदद कर देगा, कि उसको चेंज करेगा कि अच्छा ये काम तो मैंने किया था, ये काम ऐसे और इस तरह से किया जा सकता है, वो एकोमोडेट करेगा अपनी चीज़ों को, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो है फंक्शन इसकी कॉग्निटिव फंक्शन में, वो थर्ड है
इक्विलिब्रेशन यानी कि इक्वल, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपको थर्ड याद रहे कि इक्विलिब्रेशन यानी कि इक्विलिब्रेशन। तो ठीक है, जो आप अगर एक साथ नहीं बोल पाते हो इक्विलिब्रेशन तो आप इसको ब्रेक करके बोल सकते हो। इक्विलिब्रेशन में आपको देख सकते हो यहाँ पे वर्ड भी लिखा हुआ है मैंने इक्वल। इक्वल में क्या लिखा है कि मेंटेन बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। अब यहाँ पे टू थिंग्स में मेंटेन कर रहा है अपना बैलेंस जो हमारे स्कीमा में होता है। हम कहते हैं ना कि कभी कभी हम चीज़ों में बहुत हड़बड़ी करते हैं, तो वो चीज़ें में हम कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटेन भी करना जानते हैं। हम कहते हैं ना कि चीज़ों को मेंटेन करो, तो मेंटेन वर्ड सिर्फ कहना नहीं जानते हम, बल्कि वो हम चीज़ें करते भी हैं। तो इक्विलिब्रेशन क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे दो चीज़ों के बीच में बैलेंस का काम करता है। ये अलग अलग से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप किसी स्कूल के एंट्रेंस को देते हो, टीचिंग, कभी कभी कुछ स्कूलों में टीचिंग वैकेंसीज जब निकलती हैं, प्राइवेट स्कूल्स में हो या बहुत अच्छे टॉप मोस्ट स्कूल्स में होते हैं, वहाँ पे जो पेपर देते हैं उसमें भी इक्विलिब्रेशन इस तरह से पूछा जा सकता है। आप अदर टेट दे रहे हो, टेट में भी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बट द थिंग इज़ कि आपको ये बेसिक स्टेप पता होने चाहिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हो, लेकिन आपको जब यही नहीं पता कि एसिमुलेशन जीन पियाजे की थ्योरी का पार्ट है, एकोमोडेशन उनकी थ्योरी का पार्ट है, या इक्विलिब्रेशन उनकी थ्योरी का पार्ट है, जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी क्या करोगे। तो बेटर है कि आप स्टेप बाय स्टेप और ईजी वे में सीखें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने स्टेजेस भी बता रखी है। ठीक है, तो इसमें स्टेजेस क्या हैं, जीन पियाजे की थ्योरी के 4 स्टेजेस हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। पहला क्या है, सेंसरी मोटर। मोटर मतलब होता है एक्टिविटी। मोटर जैसे आप कहते हैं ना, जनरेटर में एक मोटर होती है, एक गाड़ी की एक मोटर होती है, या एक दिमाग का भी एक मोटर होता है, यानी कि दिमाग खुद ही एक मोटर है जो चल रहा होता है 24 घंटे, जिसके थ्रू हम एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो मोटर क्या है, एक्टिविटी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेंसरी मोटर, जो कि कब से कब तक होती है, बर्थ टू 2 ईयर, यानी कि जब आप 0 to 2 ईयर होते हैं, यानी कि आपके जो जिसके कहते हैं ना वॉर्म टू टॉर्म, यानी कि गर्भ से कब्र तक। वॉर्म क्या होता है, गर्भ, और टॉर्म क्या होता है, कब्र। ठीक है, वॉर्म टू टॉर्म हम बोल सकते हैं। तो बर्थ टू 2 ईयर, ये आपकी फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर। ठीक है, सेकंड स्टेज आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि कब से कब तक होती है, 2 ईयर टू 7 ईयर। ठीक है, तो सेकंड जो स्टेज है वो जीन पियाजे में जो प्री ऑपरेशनल है, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। ऐसा जीन पियाजे ने बताया है, अपनी स्टेजेस को उन्होंने डिफाइन किया हुआ इस तरह से। ठीक है, थर्ड पार्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या है, कौन से एज के है, कॉन्क्रीट जो स्टेज होती है वो है 7 to 11 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, फोर्थ स्टेज है फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज क्या होती है, जो 11 to 15 ईयर्स एज की होती है, उसको फॉर्मल स्टेज कहते हैं। सेंसरी मोटर में आप सेंस से रिलेटेड जो काम होते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, प्री ऑपरेशनल में क्या होता है आपका, प्री ऑपरेशनल में आप चीज़ों को क्या कर रहे हो धीरे धीरे, इसमें मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल और ज़्यादा इजी वे में बताऊंगा। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल में आप क्या करते हो, आपके जैसे धीरे धीरे सेमियोटिक जो यानी कि एबिलिटी टू रिलेट, तो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में आप किसी चीज़ को रिलेट करना सीख जाते हो, इमेजिनरी कर लेते हो विद ऑब्जेक्ट या विदाउट ऑब्जेक्ट, जैसे भी हो सकता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त। ठीक है, फॉर्मल अमूर्त जैसे हम बोल सकते हैं। कॉन्क्रीट मतलब जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप किसी चीज़ का सीरिएशन कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो, वो थर्ड पार्ट में आ जाता है, जिसमें जो आप 7 से 11 ईयर के बच्चों में देखोगे कि वो अपने आप में सिर्फ इस तरह की चीज़ें करते हैं। फॉर्मल स्टेज क्या होती है, फॉर्मल स्टेज में जो 11 to 15 ईयर ओल्ड है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे अपनी चीज़ों को एक मूर्त से अमूर्त की ओर चले जाते हैं। वहाँ पे आप मूर्त चीज़ें यानी कि जो छू सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है, सेंस जो कर सकते हो आप। अमूर्त यानी कि जो फॉर्मल स्टेज है जिसमें आप छू नहीं सकते, जस्ट फील करोगे। ठीक है, आप
अमूर्त स्टेज यानी कि अमूर्त जो चरण होता है यानी कि फॉर्मल स्टेज होता है, जिसमें आप चीज़ों को महसूस कर सकते हो। आप लव करते हो, उसको छूते नहीं हो, फील करते हो, महसूस होता है वो, ठीक है। आपको दुख होता है तो दुख को महसूस किया जा सकता है, आपको डर होता है तो डर महसूस किया जा सकता है। निडर होते तो भी आप कहीं ना कहीं वो चीज़ों को छूते नहीं हो, वो आपको खुद से खुद फील होता है कि आप डर रहे हो नहीं डर रहे हो, आपको प्यार है कि नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको भूख लगी कि नहीं लगी है, वो फील होता है। आपको भूख लगी है तो आपको ये थोड़ी कि आपका पेट छू के मम्मी बताएगी अच्छा बेटा तेरे पेट को भूख लगी, अच्छा रुक खाना देती हूँ, नहीं ना, आप उसको फील कर रहे हो। और फिर आपका जो है फेशियल एक्सप्रेशन जब आप देने लगते हो ना, जो नौटंकी करते हो, तो वो उस एक्सप्रेशन से जो दूसरा पर्सन जिसको आप कहना चाह रहे हो कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये दुख है, मुझे वो मुझे प्यार है या नफ़रत है क्या है, तो वो आपके एक्सप्रेशन से अनदर पर्सन फील करता है। तो वो होता है 4th स्टेज में यानी कि फॉर्मल स्टेजेस में, जो कि है 11 to 15 ईयर ओल्ड, ठीक है। आगे अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेजेस है उसको मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में बता दिया है, जो बहुत घुमा फिरा के बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें जो सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर में भी इसके अपने 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। जो सेंसरी मोटर है उसमें 3 अलग अलग हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं जो वो डिवाइडेड हैं। पहला है गोल ओरिएंटेड होती है। तो गोल ओरिएंटेड आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चा जब गोल ओरिएंटेड होता है तो कौन सी स्टेज, कौन से पार्ट में आता है जीन पियाजे की थ्योरी का। वो फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज में आता है गोल ओरिएंटेड, दूसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस और तीसरा है कोऑर्डिनेशन। कई बार आप क्वेश्चन को रटते ज़रूर हो, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो बहुत कुछ इजी वे में सीखोगे भी, और परमानेंटली आप भी चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। बेहतर है कि आप अपनी चीज़ों को अभी से शुरू कर लें। तो सेंसरी मोटर जो फर्स्ट स्टेज है उसमें है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड में क्या होता है, जिसको आप गोल डायरेक्टेड भी बोल सकते हो, कि बच्चे का एक अपना गोल ओरिएंटेड हो जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चा उसमें, जैसे कि आप बोल सकते हो ड्रेस बाय ऑन। अब बच्चा जब गोल ओरिएंटेड होता है या गोल डायरेक्टेड होता है कि उसको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा गोल है, और या मैं उसको उसके अपने गोल के लिए वो डायरेक्टेड है पहले से ही, तो उसको जो डायरेक्टेड है यानी कि उसको डायरेक्शन मिल चुकी है या वो चीज़ किसी के थ्रू उसने डायरेक्ट करवाते हुए सीखी हुई है, तो उसमें क्या करता है बच्चा अपनी चीज़ों को खुद ही सेल्फ मॉनिटर करना शुरू कर देता है। जैसे कि ड्रेसिंग करना, अपने आप को ड्रेस पहनाना शुरू कर लेता है, ईटिंग अपने आप से खाने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर हो सकता है पानी पीने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीज़ों को अपने साथ लेके चलने की। 2 साल के बच्चे में आप ये देख सकते हो ना, जो बर्थ टू 2 ईयर के बच्चे होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया जन्म पैदा हुआ है बच्चा या जन्म लिया है बच्चे ने तो वो कर रहा है, नहीं, वो धीरे धीरे जो इन बिटवीन 2 ईयर के एजेस में आएगा तो वो ये सारी चीज़ें गोल ओरिएंटेड में करेगा। तो गोल ओरिएंटेड क्या होती है, जिसमें बच्चा खुद से छोटी छोटी चीज़ें करने लगता है 2 ईयर के बीच में। और ये कौन से स्टेज के पार्ट है गोल ओरिएंटेड, सेंसरी यानी कि फर्स्ट स्टेज। दूसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये कई बार सीटेट के अलावा केवीएस में भी पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्ट परमानेंस या अदर टेट में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का और गोल ओरिएंटेड कौन से स्टेजेस में आती है ये पूछा जा चुका है। बेसिकली ये 2 पेन पूछा गया है, गोल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज में आता है गोल ओरिएंटेड, जिसमें बच्चा खुद ही से अपनी चीज़ों को करता है। 2 साल तक के बच्चे को देखते हो ना, अगर नहीं करने देते हो तो रोना शुरू कर देते हैं, जिद करने लगते हैं, तो बच्चे वहाँ पे ओरिएंटेड हो जाते हैं कि नहीं मुझे करना है, सेल्फ ओरिएंटेड हो जाते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस में लाइक टॉय, पेंसिल या कोई भी ऐसी चीज़ है जो वो चाहते हैं। अब आप उसको गेम खेलने को फ़ोन दो या फिर उसको पढ़ने के लिए कॉपी किताब दो, तो वो सारी चीज़ें उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंस में होती है, ठीक है। जो वो चीज़ें चाहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस में, कि उनका एक परमानेंस में क्या है, एक परमानेंट उनके माइंड में बैठ गया है कि अच्छा ये टॉय है, ये खिलौना खेलते हैं, अच्छा ये पेंसिल है इससे लिखते हैं, ठीक है, और ये फ़ोन है अच्छा इससे हेलो हेलो करते हैं। अगर आप
2 ईयर के बच्चों को भी ये फ़ोन दोगे ना तो उसको भी इतना थोड़ा सा सेंस हो जाता है कि अच्छा इसको हेलो कान पे लगाते हैं, तो वो आप दोगे तो उस आप सिखाते हो ना घर में कि अच्छा बेटा फ़ोन कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, तो क्या करता है वो फ़ोन उठाएगा और सीधा कान पे लगा लेगा। तो उसका एक परमानेंस बन चुका है उस ऑब्जेक्ट के साथ। एक कोई भी चीज़ जो वो चाह रहा है उसके साथ उसका एक परमानेंस बन चुका है कि अच्छा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो देख रहा है, सीख रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, बच्चा एक कोऑर्डिनेट करने लगता है। जैसे कि फ़ोन दिया आपने तो विद फ़ोन, मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ कि लाइक विद फ़ोन, तो फ़ोन के साथ भी बच्चा क्या है अपना कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर देता है। एक होता है ना बच्चों को किताब दिखाओ तो किताब से भले ही इतना कोऑर्डिनेशन उनका आज की डेट में नहीं होता है जितना कि आप लैपटॉप, फ़ोन या गेम्स, इन सारी चीज़ों में अगर बच्चों को एक बार दिखा दिया जाए तो उनका कोऑर्डिनेशन मतलब इतना अच्छा खासा तालमेल बैठा लेते हैं वो अपनी उन चीज़ों के साथ कि उनका नज़र नहीं हटता है। तो जैसे मैंने फ़ोन एग्जांपल बहुत बेहतर इसलिए समझा क्योंकि आज की जो जनरेशन में अगर हम बात करें तो मतलब मैं भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, पर हाँ ठीक है, मतलब मैं अपने से छोटे, काफ़ी छोटे बच्चों की जैसे हम बात भी कर ही रहे 2 ईयर तक के बच्चों की, तो 2 ईयर 3 ईयर बच्चे जब होते हैं जो, तो वो क्या करते हैं अपना कोऑर्डिनेशन उनका बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि एक तालमेल एक अपना बना के रखा हुआ है। तो अगर उनको ज़रा सा फ़ोन हटा दो तो शुरू हो जाते हैं रोना। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है किसी चीज़ के साथ अपना तालमेल बैठा लेना। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि परमानेंसी यानी कि हमेशा के लिए वो चीज़ें क्या है उनके माइंड में बैठ गई। अच्छा ये लिखने के लिए पेन होता है, अच्छा ये लिखने के लिए पेंसिल होती है। अगर आप उनको मार्कर भी दोगे इवन तो वो मार्कर को भी पेंसिल या पेन ही समझ करके उसको भी लिखेंगे ही, जो कि हालांकि यूज़ हो ही रहा है लिखने के लिए, बट उनके माइंड में ये है कि हाँ लिखने वाली चीज़ है कोई, क्योंकि वो शेप देखेंगे, वही नोक सी बनी हुई है, वही ऐसे ग्रिप करके पकड़ने के लिए है ना, तो ये परमानेंसी बन जाएगी। ओरिएंटेड में क्या होता है कि बच्चा खुद ही गोल ओरिएंटेड हो जाता है, खुद ही सेल्फ जो वर्क होते हैं वो छोटे छोटे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं सेकंड स्टेज को भी इसी में सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ स्टेज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवा देता हूँ ताकि आपको इजी और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, सेकंड स्टेज अभी अब वो भी शुरू करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड स्टेज को भी मैंने बहुत इजी वे में समझाया हुआ है। आई होप कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। जिनको बहुत अच्छे से स्टेप बाय समझना है आप उनको शेयर ज़रूर करिए ताकि जो एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हर चीज़ों को बहुत बेहतरीन से समझ सकें। ठीक है, सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है, जिसमें बच्चा क्या करना सीख जाता है सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स में क्या है, एबिलिटी टू रिलेट विद थिंग्स। बच्चा क्या करता है सेमियोटिक जो चीज़ें होती हैं जिसमें क्या करता है बच्चा किसी को रिलेट करना शुरू कर देता है किसी चीज़ के साथ। ठीक है, कोई वर्ड है, कोई पिक्चर है, कोई भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर लेता है अपने एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या एक परमानेंस के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे वोकेबलरी स्टार्ट हो जाती है। वोकेबलरी में क्या है कि बच्चा धीरे धीरे वो क्या करता है स्टार्ट कर देता है कुछ वर्ड को सीखना, जैसे कि एक या दो वर्ड के जो अक्षर होते हैं, जैसे हम बच्चों को पहले सिखाया करते थे, अभी भी सिखाते हैं, जैसे कि घर या CAT कैट, मतलब 2 से 3 ऐसे मतलब लेटर कह लो, एक कोई वर्ड कह लो, इस तरह से हम चीज़ें को सिखाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा क्या करता है 2 से 7 ईयर्स में अपनी वोकेबलरीज को धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। इमेजिनरी में क्या होता है विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट, कि बच्चा इमेजिनेशन स्टार्ट कर लेता है या किसी चीज़ को इमेजिनरी उसमें जा कर के वो इमेजिन करता है किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ के साथ, या बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी वो किसी चीज़ को इमेजिन करता है कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे ही हो सकती है। जैसे आप होते हैं ना कि आप कभी खुद भी तुक्के मारते हो तो एक इमेजिनेशन कहीं ना कहीं आपकी काम कर रही होती है, या एक आपका एक अपना ही एक अलग ही नज़रिया ही चल रहा होता है कि अच्छा ये चीज़ें शायद मैंने पढ़ी थी, शायद ऐसा था, शायद वैसा था। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कि बचपन में नहीं होती बड़े में आती, या बड़े में होती है बचपन में नहीं होती, तो सब जगह होती है। तो इमेजिनरी में क्या है, आप इमेजिनरी करते हो किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकती है वो आपकी इमेजिनरी, या फिर बिना ऑब्जेक्ट के भी आप इमेजिनरी चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, ये प्री ऑपरेशनल की एक और जो मेन पॉइंट है जो कि अक्सर पूछे जा सकते हैं, जो कि हर एक टेस्ट में इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। वैसे हर एक थ्योरीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है, बट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए। बहुत ही मैं ईजी वे में और इन अ शॉर्ट मतलब एक तरीके से मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आप इसको ज़रूर लाइक करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है वो, बट आप इसको ध्यान से समझें। फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपको बहुत सी चीज़ें, जब आप खुद ही सिर्फ जीन पियाजे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो सेकंड स्टेज में एक और पार्ट है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन में देखो, एक सेंट्रेशन यानी कि सेंटर, यानी कि अभी सिर्फ एक केंद्र में, यानी कि अभी सिर्फ मेरा मेन पॉइंट है कि मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ। लेकिन जैसे ही बच्चे को, अगर आप बच्चों को एक होता है ना कि रंग बिरंगी चीज़ें पसंद होती हैं, आपको अगर एक सिंपल से चीज़ों को दिखाया जाए तो आपका ध्यान सिंपल से चीज़ पे रहेगा तो, लेकिन आपको अगर और भी उसमें रंग बिरंगी चीज़ें दिखा दी जाए, ठीक है, जैसे आप मार्केट जाते हो ना तो आपको एक यूनिक स्टाइल पसंद आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सेंट्रेशन में नहीं हो, उस समय आपका माइंड क्या है, वर्क कर रहा है, डिसेंट्रेशन का वर्क माइंड कर रहा है। डिसेंट्रेशन क्या होता है? डिसेंट्रेशन में आप क्या करते हो, फोकस मोर देन वन थिंग्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कलर का, कि कलर यूज़ एज या यूज़ फॉर कलरिंग। कलर आपको दिया, उसको आपने कलर किया और कलरिंग के लिए यूज़ किया। लेकिन एक पेंसिल को अगर आपको दिया जाए तो एक पेंसिल को भी एक उसी फॉर्म में बच्चा कलर की तरह से यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो अब सेंट्रेशन में नहीं है। पेंसिल अभी आप तक ने दी तो वो लिखता ही था, फिर पेंसिल की जगह उसने पेन पकड़ा, सेम शेप के जैसा दिखने वाली चीज़ें को उसने उसको क्या करा, उसको भी लिखने के तौर पे यूज़ किया। कलर दो के कलर भी वो लिखने के तौर पे यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर वो कलर से उसको आपने ये बताया कि बेटा इसको लिखते नहीं, इसको ऐसे भरते हैं, रंग भरते हैं, तो वो सेंट्रेशन उसका वहाँ से टूटेगा और वो डिसेंट्रेशन पे पहुँच जाएगा कि नहीं, कलर को हम सिर्फ लिखने के लिए नहीं, पूरा इसको एक रंग भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल को हम सिर्फ लिखने के लिए नहीं, शेडिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिसेंट्रेशन में क्या होता है, जो कि सेकंड स्टेज में आती है, डिसेंट्रेशन में क्या होता है, फोकसिंग मोर देन वन थिंग, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों पर बच्चों का फोकस होना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं डिसेंट्रेशन। सेंटर से डिसेंटर की ओर चला जाता है, मतलब एक से अनेक चीज़ों पे चला जाता है। सेंट्रेशन से डिसेंट्रेशन हो जाती है उसकी। ठीक है, सेंट्रेशन मतलब एक केंद्र से, सेंटर से वो डिसेंटर हो जाता है, अलग अलग चीज़ों पर उसका फोकस होने लगता है, उसको हमने बोला डिसेंट्रेशन, जो कि सेकंड स्टेज में होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब थर्ड स्टेज शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो थर्ड स्टेज है जीन पियाजे की थ्योरी में, यानी कि स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थर्ड स्टेजेस है वो है कॉन्क्रीट। तो ये थर्ड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट स्टेज, यानी कि मूर्त चरण, जिसमें जो 7 to 11 ईयर ओल्ड होती है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग इसके स्टेजेस में अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी। तो थर्ड स्टेज जीन पियाजे की जो थर्ड स्टेज है उसमें भी सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और रिवर्सिबिलिटी का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सीरिएशन में क्या होता है, अरेंज थिंग्स, एक कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु दे दी जाती है, वो सीरिएशन में यानी कि एक सीरीज़ वाइज लगाना शुरू कर देता है। सबसे पहले इसको, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे सीरीज़ वाइज सीरिएशन करना शुरू कर देता है, अरेंज करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, इस तरह से एक सीरीज़ बना देते हैं ना, कि असेंडिंग ऑर्डर की लगाओ सीरीज़, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ लगाओ, तो सीरिएशन करना शुरू कर देता है बच्चा थर्ड स्टेज में, जो कि 7 to 11 ईयर्स में बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो सीरिएशन कर लेता है 7 to 11 ईयर्स में। क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है, सेपरेशन, क्लासिफिकेशन मतलब एक कहते हैं ना, कैटेगराइज करना शुरू कर देता है, चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करना शुरू कर देता है। तो वो क्लासिफिकेशन वाले पॉइंट में आकर करता है बच्चा सेपरेशन ऑफ थिंग्स, कि छोटी चीज़ों को अलग कर देता है, बड़ी चीज़ों को अलग कर देता है। उसको हम आप चीज़ भी दिलाते हो बच्चों को, तो बच्चा क्या करता है, वहाँ पे अपना वो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। मतलब आप वहाँ पे बच्चों को ये देख सकते हो कि बच्चा क्लासिफिकेशन, यानी कि बच्चा थर्ड स्टेज में जो है 7 to 11 ईयर्स के बीच में वो क्लासीफाई करना शुरू कर देता है, कि उसको अगर
कोई चीज़ें दो तो बोलता है कि नहीं ये वाली चीज़ें नहीं, ये क्योंकि उसको भले वो टेस्ट जैसा भी हो, अच्छा है बुरा, पर उसको वो सेपरेट कर चुका है, वो उसको क्लासीफाई कर चुका है कि नहीं ये छोटी चीज़ है, नहीं वो बड़ी चीज़ है, मुझे ये नहीं वो वाली चाहिए। आप बच्चों को 5 रुपये की एक लंबी सी चॉकलेट ला के दोगे, वो लेके रख लेगा, ज़्यादा खुश होगा, बजाय कि उसको 10 वाली चॉकलेट दोगे तो 10 वाली चॉकलेट दोगे उसको छोटी सी दिखेगी, और उसको 5 रुपये की चॉकलेट दोगे तो वो बहुत बड़ी दिखेगी। कहीं ना कहीं उसने क्या किया, क्लासीफाई कर लिया, उस चीज़ों को आपस में बांट दिया कि ये चीज़ें है ऐसी है और वो ऐसी है, सेपरेशन ऑफ थिंग्स कह सकते हो आप, ठीक है। कंजर्वेशन कर लेता है, किसी चीज़ों को आप कंजर्व करके रख लेते हो अपने माइंड में, अपनी चीज़ों को किस तरह से कैसे यूज़ करना है, क्या कहाँ पे कैसे। रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, फ्रॉम रेक्टेंगल टू ट्रायंगुलर शेप लिखा हुआ है मैंने एग्जांपल में। तो रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि इसमें एक बहुत क्वेश्चन आया है, जैसे कि एक ग्लास के पानी में और एक छोटा ग्लास है और एक बड़ा ग्लास है, बट एक क्या है और दोनों का सेम अमाउंट पानी हम भर रहे हैं, लेकिन बच्चों को लगता है कि नहीं जो गिलास बड़ा है उसमें ज़्यादा पानी होगा और जो छोटा साइज़ में है वो कम हो सकता है। बट क्या है, रिवर्स कर रहे हैं हम, एक चीज़ को दूसरे में भेज रहे हैं, दूसरे से उस वापस पहले वाले में ला रहे हैं, बट अमाउंट सेम है, ठीक है, क्वांटिटी उसमें सेम है, क्वालिटी में डिफरेंट हो सकता है कि वो छोटा है एक बड़ा ग्लास है, बट उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, वो सेम हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, रिवर्सिबिलिटीज़ को कर रहा है कि वो एक से दूसरी चीज़ में, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज है, उसको भी लिखवा देते हैं। ये आपकी 4th स्टेज है और लास्ट स्टेज है जीन पियाजे की थ्योरी की, जो कि है फॉर्मल स्टेज, यानी कि अमूर्त चिंतन जिसमें होता है बच्चे में, जो कि है 11 to 15 ईयर लास्ट स्टेज होती है जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें, ठीक है। जीन पियाजे की एज का नहीं बता रहा मैं, जो उनकी जो थ्योरी है उसमें जो उन्होंने स्टेजेस बांटी है, उस स्टेज में 11 to 15 ईयर लास्ट स्टेज है, ये बता रहा हूँ मैं। 4th स्टेज में क्या है, अमूर्त चिंतन, यानी कि बच्चा फॉर्मल स्टेज में क्या आता है, उसमें एबिलिटी टू थिंक, बच्चा क्या करने लगता है, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली और रीजनिंग। तो बच्चा यहाँ पे बहुत चिंतन के साथ बहुत सोच विचार करता है बच्चा, यहाँ पे उसकी रीजनिंग, उसकी तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है, वो लॉजिकली सोचने लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं या नहीं, अच्छा इसको अगर ऐसा करेंगे तो ये कैसी होगी, अगर इसको ऐसा नहीं करते तो क्या होता। तो वहाँ पे वो लॉजिकली और रीजनिंग का यूज़ करता है अमूर्त चिंतन में, ठीक है। अमूर्त में क्या होता है, जो जिसका कोई रूप नहीं है, ठीक है। अमूर्त क्या है, जिसका कोई एक रूप आकार नहीं है, जैसे कि फियर, ठीक है, ठीक है। तो एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली और रीजनिंगली बच्चा क्या करता है, यहाँ पे 4th स्टेज जो कि एक लास्ट स्टेज होती है जीन पियाजे की थ्योरी में, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है उसमें 4th स्टेज होती है लास्ट। और यानी कि आपसे इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस हैं, तो लास्ट है 4th स्टेज, ठीक है, लास्ट है 4th स्टेज। और 4th स्टेज कौन सी है, फॉर्मल स्टेज, यानी कि 11 to 15 ईयर। तो लास्ट स्टेज कितने से कितने ईयर्स की होती है, 11 to 15, लास्ट होती है 15 ईयर्स, ठीक है। 15 ईयर्स यानी कि लास्ट स्टेज में बच्चा क्या करता है, बच्चे में एबिलिटी आ जाती है लॉजिकली सोचने की और किसी चीज़ को रीजनिंगली करने की, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल स्टेज, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल स्टेज में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल स्टेज में क्या होता है, फॉर्मल यानी कि अमूर्त, जिसमें कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई उसका आकार नहीं है। तो जैसे फियर का कोई आकार होता है कि अच्छा इतना बड़े साइज़ का फियर आएगा, अच्छा उतने बड़े साइज़ इतना छोटा सा फियर आएगा, ऐसा नहीं होता ना। फियर तो फियर ही होता है, आप उसमें चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें डरते तो हो ही हो। लव, अब वो कितना बड़ा लव है कितना छोटा लव है ये तो आप डिसाइड नहीं करते हो ना, एक फीलिंग्स है सारी, ये आपका एक कॉग्निटिवली सारे रिलेटेड है, फील आप करते हो, तो लव है, फियर है या पेन है कोई, ठीक है। ये सारे क्या है, फॉर्मल स्टेजेस में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमूर्त, जिसमें कोई मूर्त नहीं है। इससे पहले की जो स्टेज थी 3rd स्टेज, ठीक है, 3rd स्टेज जो हमारी थी कॉन्क्रीट, उसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं मूर्त रूप में देखता है, उसको अपनी चीज़ों को समझता है, सीरिएशन कर लेता है, क्लासिफिकेशन करता है ना 3rd स्टेज में। लेकिन ये 4th स्टेज है जिसमें बच्चे ने किसी चीज़ को छुआ नहीं, बस फील कर रहा है। और आप ये फील कैसे पहचानते हैं, एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से, है ना।
तो कहीं ना कहीं फियर है, लव है, पेन है, या कोई एंगर है, कोई चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी हैं जो आप एक आकार में नहीं देख रहे हो, उसको छू नहीं सकते हो, लेकिन आप फील कर सकते हो। तो ये फील चीज़ें सारी क्या है, अमूर्त चिंतन होती हैं। यहाँ पे आप लॉजिकली चीज़ों को सोचते हो, ठीक है, रीजनिंग करते हो, तर्क वितर्क करना आप शुरू कर देते हो, ठीक है। ये आपका आज एंड हो गया है क्लास सेशन। तो थैंक यू अगेन। मैं आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मैंने बहुत इजी तरीके से लिखवाए हैं और बार बार आप अलग से ढूंढोगे नहीं। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स लिखे हैं आपके लिए, आप इसको ज़रूर देखें और पढ़ें। थैंक यू।